आपने बताया था कि ये क्या करता है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पोर्स। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, स्पोर्स को भी ये किल कर देगा। डिसइंफेक्शन में क्या कर रहा है, ये भी सबको मोस्ट हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो रिमूव करेगा, बट ये स्पोर्स को रिमूव नहीं कर सकता है। कौन? डिसइंफेक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं कि जो स्पोर्स को खत्म नहीं कर पा रहा, और वहां पे स्टरलाइजेशन में ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है जो स्पोर को भी खत्म कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, वहां पे कौन सी एसेप्सिस, यानी एब्सेंट है बिल्कुल सब कुछ, सब कुछ एब्सेंट है, तो वहां पे ऑटोक्लेव बताया था। तो ऑटोक्लेव क्या, स्टरलाइजेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो दो तीन तरीके के हो जाते हैं, हाई लेवल डिसइंफेक्शन भी हो जाए, इन्फेक्शन भी करते हैं हम, और आपका इंटरमीडिएट लेवल का भी होता है, और आपका सिंपल जो लो लेवल डिसइंफेक्शन भी होता है। इसके अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पे आ जाओ आप, ये ऑटोक्लेविंग में स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं 121 टू 134 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये स्टरलाइजेशन, स्पोर को भी ये खत्म कर देगा, ठीक है। अब ये यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं स्टरलाइजेशन, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हुए, आपके मेडिकल डिवाइसेस हुए, है ना। और ये यहां पे किसके लिए यूज करते हैं, नॉर्मली जो सरफेसेस हैं उनको क्लीन करने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए। अब नॉन क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं उस एनिमल के, उस पेशेंट के। अब आर्टरी फोर्सेप है या नीडल है, चलो नीडल तो वैसे भी स्टरलाइज ही होती है, लगा लीजिए आर्टरी फोर्सेप है, अगर उसको हम डिसइंफेक्ट कर देंगे तो फिर रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई स्पोर हो और वो उस एनिमल के अंदर वो स्पोर जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली बार बार उसको टच कर रहे हैं तो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, कौन से मेथड्स हैं जिससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं, किन मेथड से हम डिसइंफेक्शन करते हैं, उसमें भी तीन टाइप बताए मैंने आपको, ठीक है। और किन डिवाइसेस के लिए हम स्टरलाइजेशन यूज करते हैं और किन डिवाइस के लिए हम डिसइंफेक्शन को यूज करते हैं। अब यहां पे एस्ट्रिंजेंट में आ जाओ, सिल्वर नाइट्रेट एग्जांपल है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या बताया था, ब्लीडिंग रोकने के लिए जो टिश्यू है आसपास का उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दे, और कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। एग्जांपल क्या, उसका एग्जांपल पूछ सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। हीमोस्टेट में जेल फोम को भी यूज कर सकते हैं, फिजिकली भी हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इट कॉन्ट्रैक्ट टिश्यू टू रिड्यूस द माइनर ब्लीडिंग एंड सिक्रेशन। इट, इसकी अगर हम बात करें हीमोस्टेट्स के, एक्टिवली स्टॉप्स ब्लीडिंग बाय प्रोमोटिंग क्लोट फॉर्मेशन। ये क्लोट फॉर्मेशन से भी हेल्प करता है, आर्टरी जो वो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल ही गया, आर्टरी आर्टरी फोर्सेप। फोर्सेप, यस सर। आर्टरी फोर्सेप भी बोलते हैं ना उसको, यस यस सर। सर। ठीक है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, कोजिज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन। जो प्रोटीन है उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रोटीन से ही सारा मसल मास बना होता है, अगर उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एंड इट वर्क्स बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर हम उस केस की बात करें जब आर्टरी फोर्सेप्स से कर रहे हैं, या प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोट भी फॉर्म करा रहे हैं, प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे तो क्या मतलब होता है, प्लेटलेट एक जगह पे इकट्ठा हो रही है तो एग्रीगेट कर रही है, तो सर बेसिकली क्लोट ही सर बन यहाँ रहा है। पे स्ट्रिंजेंट क्या ना, पोटेशियम पर मैग्नेट भी हो सकता है क्या, सिल्वर नाइट्रेट पोटासियम जैसे? परमैंगनेट को भी यूज करते हैं हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, सही बोल रहे हैं आप। और और सर बेंजोइक एसिड भी होता है, उसको भी। बेंजोइन बेंजोइक बेंजोइन। एसिड का देखो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, हाँ, लेकिन पोटासियम परमैंगनेट, हाँ मेरे को ध्यान है, हमने यूज किया हुआ है ब्लड क्लोटिंग के लिए, उसको यूज करते हैं पोटासियम परमैंगनेट। वही सर, स्ट्रिंजेंट की जगह। ओके सर। हाँ जी। अब इफेक्टिवनेस पे, ये माइनर ब्लीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं एस्ट्रिंजेंट को, ठीक है। और यहाँ पे यूज फॉर एक्टिव ब्लीडिंग कंट्रोल इवन इन लार्जर वेसल्स, किसी कोई बड़ी लार्ज वेसल जो है, जब आप सर्जरी कर रहे हैं, अगर वो कट हो जाती है, कट लग जाता है, तो उसमें क्या यूज करेंगे, क्या एस्ट्रिंजेंट को यूज करोगे क्या फिर वहां पे, नहीं, वहां पे हम हीमोस्टेट। सीधा हीमोस्टेट वाले, ये जो है आपका जेल फॉर्म है, इसको भी यूज कर सकते हैं, सीधा आर्टरी फोर्सेस को भी हीमोस्टेट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब सर्जिकल यूज, ठीक है, अब बात कर चुके हैं सारी, माइनर सर्जरी के लिए यूज हो रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, अब देख लेना। अब ये देखो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में क्या क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, स्टरलाइजेशन जो है उसमें स्पोर्स किल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, पहले तो ये बता दो, स्टरलाइजेशन में यस हो सर। रहे थे सर। स्पोर्स को किल कर रहे थे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। दूसरा तरीका है इसका केमिकल वाला, क्या हीट वाले को फिजिकल बोल देते हैं क्या, बोल कई सकते जगह पे है ना हैं। इसको फिजिकल बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, ठीक है, तो हीट की बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको पहले देखना पड़ेगा, अब कोई रबर है, ग्लव है, अब ग्लव को हीट में ले जाकर के सीधा उसको फ्लेम पे रख दोगे तो क्या होगा, वो तो खराब ही हो जाएगा फिर,
उतना तो सोचना पड़ेगा ना कि आपको कौन सा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मटेरियल आपके पास है जिसको आप स्टरलाइज करना चाह रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि ये हीट सेंसिटिव है कि नहीं है। अगर हीट सेंसिटिव है तो कौन सा मेथड यूज करोगे फिर स्टरलाइजेशन का? उसमें केमिकल मेथड को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हीट के लिए है कोई, लगा लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मटेरियल है आपके पास जिसको आप स्टरलाइज करना चाह रहे हैं कि आप हीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दो क्वेश्चन आने चाहिए आपके दिमाग में, क्या इसको मैं ड्राई हीट पे कर दूं, यानी फ्लेम जो होती है उसके ऊपर ही कर दूं, या फिर मॉइस्ट हीट कर सकते हैं? मॉइस्ट हीट में क्या आएगा, जो बॉइलिंग वाटर होती है उससे मॉइस्ट हीट निकलती है। मॉइस्ट हीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वेपर है ना, वो मॉइस्ट हीट हो जाती है। और ऑटोक्लेव के अंदर भी मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। और ड्राई हीट में क्या जा रहा है, सीधा गैस ही चला दिया, आग ही लग रही है, मतलब समझ रहे हो बात? अब आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि फ्लेम जब चल रही है तो फ्लेम के ऊपर कोई कागज या ग्लव्स या प्लास्टिक की चीज तो नहीं रख सकते हैं ना, कोई आयरन स्टील की चीज ही रख सकते हैं वहां पे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है ना, अपने आप आ जानी चाहिए। बाकी आपको क्या करना है, ठीक है एक आइडिया ले लिया हमने, अब केमिकल में आ जाओ। केमिकल्स में भी एक लिक्विड होता है, वो एक आपका गैस रहता है। गैस में क्या रहता है? इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड निकालने के लिए भी एक बहुत ही बड़ी मशीन आती है, उससे इथाइलिन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो होते हैं ना, जिनको हमें क्लीन करना होता है, उनको स्टरलाइज करना होता है, जब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टरलाइजेशन मेथड्स हियर, तो उसमें केमिकल में जो गैसेस वाला मेथड बता रहा हूं, उसमें इथाइलिन ऑक्साइड के लिए एक मशीन होती है जिसको हम ऑपरेशन थिएटर में या बड़ी बड़ी कंपनीज में रख लेते हैं, जहां पे हमें इस एसेप्टिक टेक्निक की जरूरत होती है, या फिर आप बोल लीजिए स्टरलाइजेशन की जरूरत होती है, सीधा मैं बात करूं तो। ये इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? गैस है, जिसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या स्टरलाइजेशन, उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब एक है यहां पे ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी गैस के अंदर आ रहा है। अब हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूजुअली दिमाग में आता है कि सर वो तो लिक्विड होता है, आपने ऐसे कैसे डाल दिया ये? देखो क्या होता है, इसमें वेपर होते हैं ना, जो हाई प्रेशर पे, क्या हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे वेपर निकलते हैं, उसके साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड को भी मिक्स कर देते हैं, तो वो भी वेपर फॉर्म में चला जाता है, और वेपर फॉर्म में सब जगह वो स्टरलाइजेशन कर देता है। ये सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की नहीं है, वैसे बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं, अलग अलग जगह पे। लगा लीजिए किसी कोई हैचरी थी, वहां पे कोई डिसीज आ जाती है तो वहां पे भी यूज करते हैं वो। कोई मशरूम फार्म है, वहां पे बीमारी आ गई थी, वो सारे मशरूम खराब हो गए, तो वो सारे मशरूम को बाहर निकाल करके वहां पे भी यूज करते हैं। ऑपरेशन थिएटर है, वहां पे भी यूज करते हैं, है ना? तो ये सारी जगह पे हम इनको यूज कर सकते हैं इन द गैसियस फॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड। आपने कभी देखा भी होगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड का लिक्विड भी आता है ना, तो उसकी स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है? और जब वेपर फॉर्म में उसको किया जाता है, उसकी तो कंडीशन ही अलग रहती है, उस कमरे को बंद करके रखना पड़ता है। 24 आवर्स के लिए भी बंद रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी रखते हैं, कुछ कम भी रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, कितना इन्फेक्शन था वहाँ पे, है ना? तो होपफुली याद रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड में नहीं है, ये यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं। अब लिक्विड में बात आई तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोलिक्स, इन सबको हम यूज कर सकते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन। ठीक है साहब।